Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 our constitution हमारा संविधान। जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संविधान। क्या है ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये रूल्स और रेगुलेशन वो हैं बेटा जिनके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती है, हमारी सरकारें चलती हैं। ठीक है बात। जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो, लेजिस्लेचर हो, सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही रन करते हैं। क्लियर है बात? तो आप सबको पता होगा बेटा, आज क्लास 3 के बच्चे से भी पूछेंगे, क्लास 4 के बच्चे से भी पूछेंगे कि भाई इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता, तो वो बता देगा 15 अगस्त 1947। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता, तो वो भी बता देगा बेटा, वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है बात? तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों डेट्स बच्चे को क्यों पता है? क्योंकि एक वो डेट है जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमने एक नए विजन के साथ इंडिया को देखा। दूसरा, जिस दिन हमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ठीक है बात? तो दो मोमेंटस डेज हैं इंडियन हिस्ट्री के। पहला है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम आज़ाद हुए और एक नए विजन के साथ हमने भारत को देखना चालू किया, अपने अंदर एक नए विजन को फिल किया। दूसरा दिन है 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जब इंडिया को मिला उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब से फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि सुबह ब्रश करते हुए मैंने सोचा चलो यार आज कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं और शाम को रेडी करके दे दिया। इट वॉज अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा काम था। और बेटा हमारी कंट्री इंडिया, जहाँ पर इतने सारे रिलीजन थे, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, अंग्रेज तो हमें बिल्कुल पागल ही छोड़ गए थे, मतलब इतना परेशान करके गए थे, तो सारी चीज़ें मुश्किल थी। तो 3 साल हमने लगाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, रफली 3 years हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। पर फोर्स में ये कब आया? 26 जनवरी 1950 को बन के ये रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में। क्लियर है? चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज़ लर्न कर लेना है। नो इफ नो बट, समझना तो है ही, पर लर्न भी कर लेना है, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इन 2 लाइन को आपको जरूर मेंशन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट है। किसका सेट है? रूल्स और रेगुलेशंस का। अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन इज गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग एक नेशन को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। आगे बात समझ में? जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं कंट्री के मस्ट कन्फर्म टू दी सेट ऑफ रूल्स। जितने भी ऑर्डिनरी रूल्स रेगुलेशन एक कंट्री में बनेंगे, हमारी कंट्री में बनेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ये जो वर्ड है कन्फर्म, इसका मीनिंग क्या होता है? अनुरूप। मतलब आप जो भी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बनाओगे अपनी कंट्री के लिए, कानून बनाओगे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही होना चाहिए, के अनुसार ही होना चाहिए। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को, कि भाई तुम्हें कैसे काम करना है। ठीक है? गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती, सरकारें भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलती हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक चीज़ों को आउटलाइन करता है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी जो कंट्री थी उसने किस किस को अडॉप्ट किया है? डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। देखो, हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, अभी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप लोगों ने पहले भी इलेक्शंस देखे होंगे, है ना? तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, मतलब इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट है जिसके अंदर। क्लियर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसके पास ज़्यादा पावर होती है? प्रेसिडेंट। तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। पर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पीएम ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमारी कंट्री ने किसको अडॉप्ट किया? डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 साल में चुनाव होते हैं, और कौन से फॉर्म है? प्रेसिडेंशियल। इंडिया में 5 सालों में चुनाव होते हैं, पर हम कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम।
इट डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर ऑफ 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों ही ऑर्गन के पावर को, पोजीशन को डिफाइन करता है। एग्जीक्यूटिव्स किस लिमिट तक काम कर सकते हैं, क्या क्या काम करेंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेजिस्लेचर में कैसे रूल्स बनेंगे, कैसे रेगुलेशन बनेंगे, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सब भी कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी के रिगार्ड्स में भी कि भैया सीजेआई कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जा सकता है, हाई कोर्ट का जज कैसे बनाया जा सकता है, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट ऑल्सो enshrines the fundamental rights to be granted to every citizen। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सरकार और ऑर्गन्स की ही बात नहीं की है बेटा, इसमें जनरल पब्लिक की भी बात की है कि भाई हमारे जो जनरल पब्लिक हैं, जो इंडिया के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन्हें कौन से फंडामेंटल मूलभूत अधिकार मिलेंगे, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट फॉलो करेगी टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर सोसाइटी। आई बात समझ में? तो फिर से ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके हिसाब से सरकारें चलती है। ये सरकारों को एक फ्रेमवर्क दे देता है कि भैया इस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या आउटलाइन करता है कि भाई हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये बताता है कि भैया जो 3 ऑर्गन है सरकार के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनकी क्या पावर है, क्या पोजीशन है। इवन इसके अंदर हम जनरल पब्लिक के लिए भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये डिमांड रखी कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो काय की बात करती थी कि भैया इंडिपेंडेंस मिले, और इंडिपेंडेंस मिले तो हम डेमोक्रेटिक स्टेट बने। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मान रहे हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाना चाहिए। इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम की, जिसके मेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका मानना तो यही था ना कि भैया हमें आज़ादी मिलेगी, हम एक प्रजातांत्रिक सरकार बनेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें अब चाहिए हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी कंट्री जब आज़ाद होगी, जब हम एक प्रजातांत्रिक कंट्री बनेंगे तो हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। तो हमें हमारे फ्री इंडिया के लिए आज से ही, मतलब अब से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाएंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब अंग्रेजों का कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं लेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद ही बनाएंगे। तो भाई कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? 1 या 2 व्यक्ति तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचे कि आप या मैं अकेले बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसे इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। बेटा उस टाइम में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। मतलब कुछ लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार था, पर जिनके पास भी वोट डालने का राइट था, वो जो चुने हुए नेता होंगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को में कौन व्यक्ति आएगा कौन नहीं आएगा इसको डिसाइड करेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरा एक डेलीगेशन भेजा जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इंडिया में। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आ गया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। ये डिसाइड किया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं हर प्रोविंस से, हर स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे ब्रिटिशर्स के टाइम में भी था प्रोविंसेस, स्टेट को वो क्या कहते थे? प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उनसे कहा गया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर को चुन लो। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें कहा गया कि तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद भेज दो बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन। आई बात समझ में? तो जो कैबिनेट मिशन इंडिया आया वो कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। उसने कह दिया कि अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसमें चुने हुए लोग चाहिए, तो वो कौन चुन लेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, है ना। और प्रिंसली स्टेट से क्या कह दिया? तुम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के नॉमिनेशन हमें भेज दो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कितने लोगों से बनी? 389। ठीक है बात। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने लोग थे? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। आई बात समझ में? 296 किसके मेंबर थे? ब्रिटिश इंडिया के, मतलब इंडिया का वो पार्ट जिसके ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे। और इनडायरेक्ट रूल इनका प्रिंसली स्टेट्स पे भी था, पर कहीं ना कहीं प्रिंस का कंट्रोल
भी था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रिंसली स्टेट्स। किंग्स का कंट्रोल था, इसलिए क्या कहा गया इन्हें, प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स से 93 मेंबर्स आए। पर हमारी कंट्री का हो गया बाद में 1946 में ये बनी, 1947 में हो गया हमारा पार्टीशन। तो मेंबर्स कितने बचे इंडिया के पास, 299। बाकी कहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान। क्लियर होगी बात। जो 90 मेंबर थे वो अलग हो गए, क्योंकि उन्हें किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, पाकिस्तान के लिए। तो क्या बात समझ में आई, फिर से ध्यान से सुनो। टोटल जो मेंबर आए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो थे 389। 389 में बेटा 296 तो ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट के थे। बाद में क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो 299 बचे इंडिया में, और जो सेपरेट 90 थे, मतलब जो बचे हुए 90 थे, उन्होंने किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पाकिस्तान के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें किसी एक जात एक समाज के लोग नहीं थे बेटा, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑल सेक्शंस के। इंडियन सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उन सब सेक्शन से किसी न किसी व्यक्ति को चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर। हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, शेड्यूल्ड कास्ट थी, शेड्यूल्ड ट्राइब थे, एंड वीमेन भी थी। अब कोई बचता है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, औरतें, सब थी। कुछ इसमें प्रोमिनेंट मेंबर भी थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथोनी, HP मोदी, सरोजनी नायडू। इतने इसमें से आपको 5-6 नाम तो लर्न करने हैं, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इन 3 नामों में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक पहला प्राइम मिनिस्टर, एक पहला प्रेसिडेंट, सरदार पटेल आयरन मैन। अब या तो आप सरोजनी नायडू को कर लो या HP मोदी को कर लो। मोदी कर लो तो आज मोदी मोदी मोदी, तो मोदी के लिए याद रह जाएगा HP मोदी और सरोजनी नायडू। क्लियर है। अब बेटा ये जो असेंबली थी ये मिरर था, आईना था, कांच था, जो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, इंडिया के डाइवर्स कल्चर को। हमारा जो ये जो महान नेशन है उसके डाइवर्स कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा था, दिखा रहा था। कौन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना। आप कांच में जब देखते हैं तो कांच में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप लोग देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था आईने में कि भैया ये तो इंडिया के डाइवर्स कल्चर को शो कर रहा है। ये हैं मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए ये रहे हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। 11 बजे 9 दिसंबर 1946 को एट 11 AM और 9 दिसंबर 1946 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपना फर्स्ट सेशन चालू किया, जिसे अटेंड किया 207 मेंबर्स ने। जो मुस्लिम लीग थी उसने इसे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। जो डेलिब्रेशन, जो डिबेट और डिस्कशंस होने वाले थे उसमें मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया। इनकी अपनी वजहें थी, क्योंकि ये लोग सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, सबसे बूढ़े मेंबर थे असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या बना दिया गया, चेयरमैन। हमारी कंट्री में तो ये रिवाज ही है ना बेटा कि हम लोग बड़े लोगों को, एल्डरली पीपल को रेस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद शर्मा सबसे ओल्ड थे इसलिए उन्हें क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी, कि भाई टाइम बीइंग जब तक हमें सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता आप ही चेयर करें। फिर से ध्यान से सुनो, सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, उन्हें बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। बाद में सच्चिदानंद सिन्हा को रिप्लेस किया किसने, राजेंद्र प्रसाद ने। अनएनिमसली मतलब निर्विरोध। अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, मैं 6 बार बोल के देखती हूँ तब भी मुझसे एक बार मतलब अनएनिमसली आप लोग गूगल पे देख लेना बेटा। ये बारे क्या बन गए, परमानेंट चेयरमैन बन गए, विच वॉज लेटर टर्म्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और बाद में चेयरमैन को क्या कहा गया, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। पहले सबसे पहले कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एज द हेड ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट। अब देखो 1946 में इंटीरियम गवर्नमेंट बन गई थी और उसके हेड बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अभी इलेक्शंस नहीं हुए, हम आज़ाद नहीं हुए, फिर भी अंग्रेज़ों ने निर्विरोध रूप से किसको चुन लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज द हेड ऑफ इंडियन इंटीरियम गवर्नमेंट। अभी अंग्रेज गए नहीं थे, है ना, फिर भी सरकार बन गई थी। मूव द फेमस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आए, ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसी को बेस बना के लिखा गया हमारा प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मैग्ना कार्टा को आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देख सकते हैं, पर अगर हम सबसे पहले रिटर्न फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के साथ लिखा, और उसके बाद जितनी भी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, सब ने मोस्टली प्रियम्बल के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। तो इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किससे? प्रियम्बल से। पर इस प्रियम्बल का जो बेस था वो हमें किस में मिला? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जिसे प्रेजेंट कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज पास ऑन 22 जनवरी 1947। ये प्रेजेंट कब कर दिया था बेटा हमने? 9 दिसंबर 1946 को, पर ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद अनाउंसमेंट हुआ माउंट बेटन प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। माउंट बेटन ने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे हम इंडिया को पार्टीशन करेंगे, मतलब भारत को विभाजित कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? 22 जनवरी को ये पास हो गया रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिर माउंट बेटन प्लान आया जिसमें इंडिया के पार्टीशन की बात हुई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का जो पर्सपेक्टिव था वो भी चेंज हो गया। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमें मिली आज़ादी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस टाइम तक एक सोवरेन बॉडी बन चुकी थी, जिसके ऊपर कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं था। इनके डिसीजन अपने थे, क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, इनका खुद का सोचना था। इट डबल्ड अप एज द लेजिस्लेचर फॉर द न्यू नेशन, और बाद में इसी को क्या कहा गया? लेजिस्लेचर, नए कंट्री का, विच वॉज टू मेक ऑर्डिनरी लॉज एज वेल एज फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या बोला? देखो, उस टाइम में हम इतने पजल्ड थे विद द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, फूड प्रॉब्लम, लिविंग प्रॉब्लम, कि हम एक नया लेजिस्लेचर बनाने के मूड में नहीं थे। तो उस टाइम में ये कहा गया कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, वो साथ ही साथ ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगी। आई बात समझ में? इट डबल्ड अप एज द लेजिस्लेचर फॉर द न्यू नेशन। न्यू नेशन का लेजिस्लेचर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, जो ऑर्डिनरी लॉज भी बना रही थी और फ्रेम भी कर रही थी हमारे नए संविधान को। जो टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उसे ख़त्म किया गया, पूरा किया गया, कंप्लीट किया गया 5 स्टेजेस। ये माउंट बेटन प्लान के टाइम में ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये रहे जिन्ना, और ये है माउंट बेटन। अब पहली स्टेज में तो क्या हुआ? कमिटीज़ बनी बेटा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पार्स कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, है ना, इन्हें बनाया गया और कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करें बेसिक इश्यूज़ पे। हमने क्या पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनना 5 स्टेप्स में एक कंप्लीट हुआ। तो पहले स्टेप में हमने बनाई कमेटी, कौन कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया बेसिक इश्यूज़ पे। सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था उसने एक ड्राफ्ट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट हमको मिली है ना, जो कमिटीज़ ने दी, उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट बना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था उसने एक ड्राफ्ट बनाया इन रिपोर्ट्स को बेस बनाते हुए, एंड हिज ओन रिसर्च इनटू अदर वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के दूसरे संविधानों को देखते हुए, देखो उस टाइम यूएस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका था, फ्रेंच का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था, इसका काम था कि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखो, उनसे सीखो। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट्स कमेटीज़ ने दी हैं उनके ऊपर काम करो, है ना, और एक ड्राफ्ट लिखो। तो एडवाइज़र क्या लिख रहा है? ड्राफ्ट। देन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको चेयर कर रहे थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयर कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। उन्होंने एक डिटेल ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके ऊपर फिर क्या स्टार्ट हुए? पब्लिक डिस्कशन।
अच्छा, बेसिक एम भीमराव अम्बेडकर का यही था कि मैं एक ड्राफ्ट बना लेती हूँ जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, पब्लिक डिस्कशंस। तो पहली स्टेज में हमने कमिटीज़ बनाई, दूसरी स्टेज में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ने ड्राफ्ट बनाए ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक डिटेल ड्राफ्ट बना लिया जिसके ऊपर डिस्कशन होना था। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड एंड अमेंडमेंट्स सुधार। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लिखा गया था, इसे डिस्कस किया, उसके ऊपर डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, और जो भी अमेंडमेंट्स थे, जो भी सुधार करने की बात की गई थी कि भाई आपने ये लिखा है, इसमें ये और लिख दो, ये मत लिखो, उन्हें पूरा किया गया, सुधार गया, है ना, कि भैया ये सुधार हम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? पहले डिस्कशन हुआ, उसके बाद हमने बताया ये सुधार हम कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। क्या इन दोनों पॉइंट्स में दिक्कत तो नहीं है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड, उसे हमने डिस्कस किया और उसमें जितने भी सुधार हमें चाहिए थे उन्हें प्रपोज किया कि भाई ये चेंज कर दो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड आ ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किसे अपॉइंट किया? ड्राफ्टिंग कमेटी को। उसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में हमने पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। किसने बनाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई। कब बनाई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अम्बेडकर। ये जो कमेटी थी, इसका काम था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और किन लाइंस पे बनाना? उन लाइंस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो जनरल गाइडलाइंस दी हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। जो कमेटी थी उसने क्या किया? दिस कमेटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन। उसने लिखना चालू किया, और लिखना चालू किया किस तर्ज पे, किसके अनुसार? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फंडामेंटल गाइडलाइन प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग। इसे पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फिर मिली नवंबर 1948 को। पहले लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी गई, लिखने के बाद उसे पब्लिश कराया गया। कब पब्लिश हुआ? ये फरवरी 1948 में। फिर नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मिली टू कंसीडर द प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट, कि भैया ड्राफ्ट में ये प्रोविजन लिखे गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज हम इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर अभी भी कुछ छूट जाता है, कुछ और ऐड करना, कुछ और डिलीट करना है, तो उस पर बात कर लेते हैं। फिर सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हुई अक्टूबर 1949 को। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने थर्ड एंड फाइनल रीडिंग के बाद की, जो कंप्लीट हुई 26 नवंबर 1949 को। समझ में आई बात? फर्स्ट रीडिंग हो गई, डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया। फिर सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हुई अक्टूबर 1948 को। थर्ड रीडिंग फाइनल रीडिंग कंप्लीट हुई 26 नवंबर 1949 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइन हो गया। किसने साइन किया? प्रेसिडेंट ने। डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑफिशियली। और जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन इसके ऊपर हो गए, अब इस टाइम तक प्रेसिडेंट कौन बने बचा? राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने ऑफिशियली इसे पास्ड मान लिया, मतलब पास कर दिया, मान क्या लिया? कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था, उसे फोर्स में लाना था, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। तब से ही हम इस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये जो दिन था 26 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनली रेडी था ना 26 नवंबर 1949 को। फिर क्यों 26 जनवरी? क्यों? क्योंकि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब ध्यान से सुनना, क्यों 26 जनवरी को चुना गया? क्योंकि लाहौर में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1929 को, तो कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ये डिक्लेयर किया था। देखो फिर से ध्यान से सुनना, जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के रेडी था उसको हमने 1 महीने 2 महीने बाद 26 दिसंबर और 26 जनवरी 2 महीने होल्ड पे रखा। 2 महीने बाद एक डेट चुनी थी जिसका नाम था 26 जनवरी। जो डेट थी 26 जनवरी, उसी दिन हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया? दिसंबर में क्यों नहीं किया? नवंबर में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसके पीछे का हिस्टोरिकल फैक्ट जानो कि बेटा लाहौर में एक बार कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 को। उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था
कि भाई अब हमारे भारत का एक ही गोल है, पूर्ण स्वराज, हमें अब हम चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये भी डिसाइड किया गया कि अब हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। कब तक मनाते रहेंगे? टिल इंडिया एक्चुअली गेन फ्रीडम। मेरी बात सुनो, 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि अब हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते रहेंगे। कब तक मनाते रहेंगे? जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। Thus it was appropriate to choose that day। अब अंग्रेज तो अचानक से हमें छोड़ के चले गए अगस्त में, तो अब जनवरी तक तो हम इंडिपेंडेंस डे का वेट नहीं कर सकते, तो हमने सोचा चलो अब 15 अगस्त हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे, और इस डे को मेमोरियल बनाने के लिए हमने इस दिन को चुना क्या के लिए, एज रिपब्लिक डे, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमने इस दिन को अप्रोप्रिएट समझा कि इसी दिन को चुन लेते हैं भैया, जिससे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन भी दिख जाएगा, और इसी दिन इंडिया बन गया एक रिपब्लिक। Dear students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with our written constitution.